ये तो नीतीश कुमार की सरकार वहां कर क्या रही है? ये जो एनडीए में शामिल है उनको हिंसा करने की पूरी इजाजत है। मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी नाकामी है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को नुकसान होगा, फायदा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। कुछ बड़े कठिन सवाल राहुल गांधी और विपक्षी ने पूछे हैं, उनके जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो ये सब जो कोशिशें की जा रही हैं, ये बेसिकली एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। कांग्रेस पार्टी को फायदा हो या ना हो, तेजस्वी को फायदा हो या ना हो, लेकिन बीजेपी को नुकसान जरूर हो। क्या राहुल गांधी की यात्रा से परेशान बीजेपी को अब काट मिल गया है? क्या गालियों का मुद्दा वोट चोरी से भी बड़ा बन जाएगा या बीजेपी बड़ा बना पाएगी? दरअसल बिहार की सियासत में अचानक से भूचाल आ गया। कांग्रेस दफ्तर पर हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई और अब पूरा राजनीतिक तापमान आसमान छू रहा है। बीजेपी से राहुल गांधी पर सीधा हमला करने का मौका मान रही है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की यह बीजेपी की साजिश है। तो सवाल है, क्या इस झगड़े में मुद्दे गालियों पर अटक जाएंगे या जनता फिर असली मुद्दों पर लौटेगी? राहुल गांधी की मेहनत क्या एक घटना से बेकार हो जाएगी? तो अब बिहार की सियासत में गेंद किसके पाले में जाएगी? आइए इन सवालों का जवाब लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो इस खबर की खबर लेंगे क्योंकि कल से मुद्दा बिल्कुल भूचाल मचाए हुए है, बहुकाल मचाए हुए। आशुतोष जी। देखिए अंकुर, इसमें दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट है। पहली बात तो ये, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के हाथ से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार के अंदर पूरी तरीके से चरमरा गई है। क्योंकि अगर पटना शहर के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर पर अगर इस तरीके से हमला हो रहा है और तोड़फोड़ वहां पे हो रही है, तो नीतीश कुमार की सरकार वहां कर क्या रही है? और बीजेपी जो सरकार में सहभागी है वो क्या कर रही है? क्या वो हिंसा को बढ़ावा दे रही है? क्या वो ऐसे ऐसे प्रदर्शनों को रोक नहीं पाती है? अगर इस तरीके का कोई प्रदर्शन अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर करना चाहे, कोई विपक्षी पार्टी करना चाहे, तो एकदम पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया, या चारों तरफ से पुलिस दिखाई पड़ने लगती है, लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है। तो बिहार के अंदर इतनी खुली छूट क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि बिहार के अंदर वहां पे नीतीश कुमार की सरकार है, क्योंकि वो जनता दल यूनाइटेड के हैं, क्योंकि वो एनडीए में शामिल है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के सहयोगी है? क्या वो अमित शाह के सहयोगी इसलिए? तो जो जो नरेंद्र मोदी का सहयोगी है, जो अमित शाह का सहयोगी है, जो बीजेपी के सहयोगी है, जो एनडीए में शामिल है, उनको हिंसा करने की पूरी इजाजत है। वो किसी के भी दफ्तर में जाके तोड़फोड़ कर सकते हैं, कहीं भी वो हिंसा का वातावरण पैदा कर सकते हैं। और अगर यही बात अगर अभी बीजेपी के दफ्तर पर किसी ने हमला किया होता तो फिर क्या स्थिति पैदा होती? तो हम ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई आदमी किसी की माँ बहन की गालियां दे। वो देश के प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री है। किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। और अगर कांग्रेस के मंच पर किसी आदमी ने इस तरीके से गाली दी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से राजधानी में किसी के राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर पर हमला किया जाए और वहां की सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रहे, मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी नाकामी है। और उन्हें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि लालू प्रसाद यादव की सरकार के जमाने को गुंडा राज कहें। इससे ज्यादा गुंडा राज क्या हो सकता है? तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि जो लोग सत्ता के साथ हैं उनको सब जगह हिंसा करने की इजाजत है, और जो लोग सत्ता के साथ नहीं है, जो लोग बीजेपी के साथ नहीं है, वो अगर प्रदर्शन करना चाहें तो नजरबंद उनको घर में कर लिया जाता है, उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। अखिलेश यादव जैसे लोगों के घर के सामने छावनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है, और इससे बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को नुकसान होगा, फायदा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण है, और वो कि अगर भारतीय जनता पार्टी या सरकार ये चाहती है कि ऐसे मुद्दों को उठा के वो लोगों का ध्यान भटका पाएंगे, तो ये फिर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसी स्थिति होगी। क्योंकि इस देश के अंदर कोई ये नहीं मानेगा कि राहुल गांधी के कहने पे या सोनिया गांधी के कहने पे या किसी भी बड़े राष्ट्रीय नेता के कहने पे कोई आदमी किसी को गालियां देगा। क्या इस देश ने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने किस तरीके से कांग्रेस के एक प्रवक्ता को खुली डिबेट में, लाइव डिबेट में उनकी मां के बारे में अपशब्द कहे थे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई की? कहीं कोई कार्रवाई की? क्या उनको पार्टी से सस्पेंड किया गया? क्या उनको पार्टी से निकाला गया? क्या उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो आज भी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को यह कहने का अधिकार कहां से आ गया? और मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, किसी को किसी की मां की गाली देने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए।
उनके प्रवक्ता ने खुलेआम कांग्रेस के एक प्रवक्ता को की मां की गाली दी थी, और एक बार नहीं 3 बार उन शब्दों को दोहराया था, और वो पार्टी के प्रवक्ता अभी भी बने हुए। तो ये जो, और इसी तरीके से आपने देखा था किस तरीके से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो विधूड़ी, रमेश विधूड़ी, उन्होंने किस तरीके से अपने साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लेके किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो आप करें तो बहुत अच्छा है, दूसरे अगर कहें तो प्रधानमंत्री जी को विक्टिम के तरीके से पेश किया जाता है। देखिए प्रधानमंत्री जो गालियां दी जाती हैं। तो ये मैं इन सवालों पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सवालों पर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने अपने पार्टी प्रवक्ता को पार्टी से सस्पेंड किया होता, पार्टी से निकाला होता, तब उन्हें इस बात का अधिकार था। अच्छा हुआ कि जिन्होंने प्रधानमंत्री की मां को गाली दी, अब शब्द कहे, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसकी पहचान हुई, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सारी राजनीतिक पार्टियों को इस पर एक राय बनानी चाहिए कि कोई किसी के प्रति किसी तरीके की गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। सोनिया गांधी को लेकर कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है अतीत में, राहुल गांधी को लेकर कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, शशि थरूर की पत्नी को लेकर कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्या वो उचित था? तो ये सारी चीजें इसलिए है क्योंकि इस देश के अंदर वल्गैरिटी को, एब्यूजिवनेस को, गाली गलौज को अब राजनीतिक एक तरीके से सहारा मिल गया है कि जो आदमी जिसको अपने विपक्षी को जितनी जबरदस्त गालियां देगा, उसका पार्टी के अंदर उसी तरीके से प्रमोशन होता जाता। एक भी प्रवक्ता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, जो टीवी चैनल्स पे आके गालियां बकते हैं, जो लोगों को न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। मुझे अच्छी तरीके से याद पड़ता है कि मैं जब IBN 7 में था तो एक कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता थे जिन्होंने गाली गलौज करने की कोशिश की। मैंने उनको लाइव डिबेट से बाहर कर दिया, 1.5 साल तक मैंने उनको अपने चैनल पर नहीं आने दिया। फिर उन्होंने कहीं और से सिफारिश करवाई और लोग उसका आशुतोष जी तो नाराज हो गए। मैंने कहा नहीं, अगर मैं एक आदमी को अगर ये इजाजत दूंगा गाली गलौज करने की तो फिर मैं रोक नहीं पाऊंगा। और मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं, मैंने कभी भी अपने किसी डिबेट में, जब इतने सालों तक मैंने किया, कभी किसी प्रवक्ता को गाली गलौज देने की हिम्मत नहीं पड़ी, एक को छोड़ के। और उनको भी जो सबक मिला वो और जाके तो उल्टी पुल्टी बातें करते थे, मेरे चैनल पे आके कभी नहीं करते थे। तो ये अगर कड़ा कदम ले लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी कड़े कदम ले ले, कांग्रेस पार्टी कड़े कदम ले ले, समाजवादी पार्टी RJD कड़े कदम ले ले अपने पार्टी के खत्म, और एक संदेश दे कि हम एक सभ्य समाज के सदस्य, हम उस भारत की गौरवशाली परंपरा में हैं जहां शास्त्रार्थ होते हैं, जहां एक दूसरे की बातों को सुना जाता है, वहां अगर इस तरीके से गाली गलौज का इस्तेमाल होगा और उस पर अगर आप रोक नहीं लगाएंगे तो हम इस सभ्य समाज के सदस्य होने के लायक नहीं, नागरिक नहीं। अब आपका जो दूसरा सवाल है राजनीतिक फायदे का, मुझे लगता है कि इस घटना से न तो भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके का कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है। उस लड़ाई को आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बड़े कठिन सवाल राहुल गांधी और विपक्षी ने पूछे हैं, उनके जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, ना ही इलेक्शन कमीशन के पास उसके जवाब है। और वो चूंकि जवाब नहीं है इसलिए डाइवर्जनरी टैक्टिक्स कर रहे हैं। आप सोचिए कि लोग पूछ रहे हैं कि आप CCTV फुटेज दे दीजिए, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, हम फुटेज नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारी मां बहनों की निजता का हनन होता। ये कोई जवाब हुआ? मतलब आप संविधान के इतने वरिष्ठ पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की बातें कर रहा है, तो इसका मतलब इस देश के अंदर कहीं भी CCTV कैमरे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि जहां कहीं भी CCTV कैमरे होंगे हमारी जो मां बहनों की तस्वीरें आएंगी, और वो क्या उनकी निजता का हनन नहीं होता है? तो ये सब जो कोशिशें की जा रही हैं ये बेसिकली एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है और मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। आपने कहा कि इससे बीजेपी को फायदा नहीं होगा और कोई मानेगा नहीं। आपने जितनी सारी बातें कही, एक बुद्धिमान आदमी, विद्वान आदमी ऐसी बातें कहेगा, लेकिन PM मोदी ने मुझे गाली कोई दे रहा है, मुझे गाली 2.5 किलो मिल रही है, 2 किलो मिल रही है, वो मुद्दा बना। मणिशंकर अय्यर तो इसीलिए उनका करियर तो खराब कर दिया गया बीजेपी मोदी ने। और बाकी मुद्दों पर भी मोदी हर इलेक्शन में, हर रैली में ये कहते हैं कि, और वो मुद्दा बनता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन वो बात जमती कहाँ है? जनता तो कुछ और सोचती है कि मोदी जी को गाली दे रहे हैं। अब जनता क्यों नहीं सुनेगी कि गाली इनको दे रहे हैं तो ये गलत बात राहुल गांधी नहीं दे सकते। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, और अब राहुल गांधी का ऐसा क्या उन्होंने कर दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ जनता कही नहीं, राहुल ऐसा नहीं कर सकते। राहुल को चमत्कार अभी कर रहे हैं क्या? पहली बात तो अंकुर आपको बहुत धन्यवाद, आपने माना कि मैं एक बुद्धिमान आदमी हूँ, बौद्धिक आदमी हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी को गाली दे दी तो चुनाव पलट जाएगा, जो लोग ये सोचते हैं कि राहुल गांधी को गाली दी चुनाव पलट जाएगा, नैरेटिव बदल जाएगा,
ऐसा होता नहीं है। हिंदुस्तान का वोटर इतना समझदार है कि वो ऐसी चीजों से नहीं भटकता। उसके कुछ अपने कंसर्न्स हैं, उसके अपने कुछ इच्छाएं हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और वो उन्हीं के आधार पर वोट देता है। चाहे वो धार्मिक आधार पर वोट दे, चाहे जाति के आधार पर वोट दे। जो ये हाँ होता क्या है कि जब इस तरीके की बातों को लोग उछालते हैं तो कुछ समय तक टीवी डिबेट में एक नैरेटिव बनता है और फिर अपने आप वो फुस हो जाता है। क्या नरेंद्र मोदी को 2014 में या 2019 में इसलिए जीत मिली क्योंकि उनको गालियां दी गई? ये तो फिर इससे ज्यादा आसान चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। फिर तो आप कहीं किसी को खड़ा कर दिए नरेंद्र। तो सेम कार्ड मोदी बार बार इस्तेमाल क्यों करते हैं? एक चुनाव में किया, अगर वो काम नहीं किया तो वो अपने आप को विक्टिम, देखिए ये वो एक राजनीतिक कोशिश है अपने आप को विक्टिम के तौर पर पेश करने की। देखिए मैं तो देश के लिए काम कर रहा हूं, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, ये एक राजनीति में हथकंडे होते हैं इस तरीके के, लेकिन उससे चुनावी लाभ नहीं होता। असली मुद्दे जब आप लोगों को ध्यान होगा कि जब 2024 के चुनाव हो रहे थे, मैं तो डंके की चोट पे कह रहा था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है और भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के होने के बावजूद भी इनको चुनाव जीतने में दिक्कत पैदा होगी। क्यों? लोग तो कह रहे थे 400 सीटें मिलेंगी, कोई कह रहे 350 सीटें मिलेंगी, कोई कह रहे 400 सीटें मिलेंगी। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी डिलीवरी नहीं है। 10 साल लोगों ने आपको देख लिया, देखने के बाद लगा कि आपने जो वादे के वादे पूरे नहीं हुए। तो चुनाव दूसरे मुद्दों पर होते। हाँ, टीवी डिबेट में अच्छा है, एक दूसरे को आप गाली बकते रहिए, ये सब करते रहिए, और अब जिस तरीके से टीवी की व्यूअरशिप लगातार कम होती जा रही है, वो भी इस बात को स्थापित करता है कि लोगों की दिलचस्पी इन गाली गलौज, इन प्रवक्ताओं को गंभीरता से लेने की खत्म हो गई है। अब लोग कोई इनको गंभीरता के साथ नहीं लेता। सब जानते हैं कि वहां खड़े होकर बस मजे लेते हैं, गालियां बकते हैं एक दूसरे को और अपना अपमान करते हैं। अब जैसे पिछले दिनों सीईसी को लेके हमारे कई लोगों को मैंने देखा कि जो लेफ्ट लिबरल के हैं, उन्होंने ज्ञानेश कुमार जी, उनकी बेटी, उनके दामाद की फोटो लगा दी। अरे भाई, ज्ञानेश कुमार जी की बेटे बेटियों का इससे क्या लेना देना? उनके दामाद का क्या लेना देना उससे? ये तो अंडरवर्ल्ड में भी नहीं होता भाई। अंडरवर्ल्ड का भी एक नियम होता है कि आपस में गैंगवार होते हैं, एक दूसरे का कत्ल करते हैं, लेकिन एक दूसरे के परिवार की तरफ आंख उठा के नहीं देखते वो। और हम ऐसे हो गए हैं कि हमारी खुंदक ज्ञानेश कुमार जी से है। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पसंद करते हैं, इसलिए हम उनके बेटी बेटियों की फोटो लगा के उसके राजनीतिक अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। ये क्यों? तो हम लोग भी तो उतने ही जिम्मेदार है ना इन सब चीजों के लिए। हम बीजेपी के लोग जिम्मेदार ठहराते हैं, हम भी तो उसी तरीके की हरकत करते हैं। तो ये सब चीजों से मुझे लगता है, और मैंने ये बात ट्विटर पे लिखी कि ये अनएथिकल है, ऑब्जेक्शनेबल है, ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर वो लड़की अपने बल पर आईएएस बनी, उसने आईएएस का एग्जाम दिया, वो पास हुई है, कोई कितना भी आईएएस हो, अपने कोई किसी को आईएएस नहीं बना सकता। तो आप क्यों उनका नाम ले रहे हैं? क्यों उनकी फोटो को आप सोशल मीडिया पर शेयर करते? और जब आपकी चीजें शेयर होती हैं तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाती। इसलिए मैं कहता हूं कि ये ऐसे, पहली बात बहुत स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाकामयाबी है कि वो उनके रहते हुए पटना के अंदर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हमला हुआ, कानून व्यवस्था टूटी, उस इलाके के पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो डीजीपी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कैसे ऐसी घटना, कल कुछ और हो जाता, किसी की मौत हो जाती, तो कौन जिम्मेदार होता? दूसरी बात, ऐसी घटनाओं से कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलता। आप गालियों को कितना भी आगे बढ़ाइए, कितना भी घटाइए, उससे नफा नुकसान नहीं होता। चुनाव उस पर जीते नहीं जाते। चुनाव असली मुद्दों पर जीते जाते हैं, जो लोगों के कंसर्न्स होते हैं उस पर जीते जाते हैं। और अगर बीजेपी को यह लगता है या नीतीश कुमार को लगता है कि इस तरीके के मुद्दे को उठा के वो राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं या विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उसको उनसे लोगों का मुंह भटका पाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को फायदा हो या ना हो, तेजस्वी को फायदा हो या ना हो, लेकिन बीजेपी को नुकसान जरूर होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आशुतोष जी ने बात कही है, और यहीं पर अब कार्यक्रम इसी लाइन के साथ अब खत्म करेंगे कि कांग्रेस को फायदा हो ना हो, तेजस्वी को फायदा हो ना हो, लेकिन बीजेपी को नुकसान होगा। नीतीश की नाकामी और जो बीजेपी और मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहला गया था कि विक्टिम कार्ड, वो भी इस बार नहीं चलने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में अब थोड़ी इमेज जो जनता की है वो भी बदल चुकी है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.